ठीक है, ये बहुमंजिली भवन है, ठीक है, और इसकी छत से ऐसे 20 मीटर प्रति सेकेंड के 20 मीटर प्रति सेकेंड के रेट से ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। छत की ऊंचाई जहां से गेंद फेंकी गई है पृथ्वी की सतह से 25 मीटर है। तो ये कितना दिया हुआ, 25 मीटर, ठीक, ये 25 मीटर है। कितनी ऊंचाई तक गेंद पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएगी, तो ये किसी ऊंचाई तक जाने के बाद ना ये क्या होगा, नीचे आने शुरू हो जाएगा ऐसे। तो ये बोला जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक गेंद पृथ्वी की सतह, और पृथ्वी की सतह ये है, यानी यहाँ से हमको कुल ऊंचाई बताना है, मतलब ये हमको हाइट निकालना है। तो देखो, जब यहाँ से इस छत से कोई भी वस्तु फेंकी जाएगी तो उसका प्रारंभिक वेग कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यू दिया हुआ है आपका, कितना, 20 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। और इसका अंतिम वेग जब यहाँ पे होगा ना तो वो 0 हो जाएगा, अंतिम वेग क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh वाला यूज कर लेते हैं माइनस। तो इसका अंतिम वेग 0 है, यहाँ पे एक्चुअली माइनस वाला फार्मूला लगेगा क्योंकि g माइनस जी हो जाता है, तो ये माइनस 2gh वाला लगेगा फार्मूला। v अंतिम वेग 0 है, u का वैल्यू 20 दिया हुआ का स्क्वायर माइनस 2, और g का वैल्यू 10 लेने बोल रहा है, h का वैल्यू हो जाएगा इतना। तो h बराबर 20 गुणे 20 यानी 20 का स्क्वायर बटा में 10 गुणे 2 यानी 20 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, हाइट कितना हो जाएगा, 20 मीटर। तो एक्चुअली हमसे पूछा क्या जा रहा है, ये तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ऊंचाई हो गया 20 मीटर, नीचे कितना दिया हुआ, 25 मीटर। तो कुल हाइट कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25 बराबर 45 मीटर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 45 मीटर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक एथलीट वृत्तीय पथ जिसका व्यास यानी रेडियस कितना हो जाएगा, 200 मीटर दिया हुआ है, तो 200 बटा में 2 यानी 100 मीटर हो जाएगा, ठीक, का एक चक्कर 40 सेकेंड में लगाता है, ठीक। 2 मिनट 40 सेकेंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा। तो एक काम करते हैं, हमको पता है समय बराबर दूरी बटा में 4 होता है। तो एक चक्कर जब लगाएगा तो उसमें कितना लग रहा है, टाइम 40 सेकेंड लग रहा है, और चक्कर कितना लगा है, 2πr के बराबर बटा में v हमको निकालना है। तो v निकाल लेते हैं, 2 × 22 डिवाइड बाई 7, और r का वैल्यू कितना दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 100 मीटर। तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 4400, 4400 बटा में 7 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा, ठीक। अब ये बोला जा रहा है कि अगर ये 2 मिनट 20 सेकेंड के बाद कितनी दूरी तय करेगा, तो 2 मिनट 20 सेकेंड का मतलब 60 + 60 + 20 सेकेंड, यानी हो जाएगा 140 सेकेंड, ठीक। तो हमारा दूरी कितना होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, 4 हमको पता चल गया 4400 है, अभी हमने यहाँ निकाला, डिवाइड बाई 7 इंटू हो गया समय है 140 सेकेंड। तो इसको आप कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा 2 और ये 0। तो 44 दूना के 7 दूना के 14 हुआ ना, तो 14 2 0, तो 44 दूना 88। अच्छा, यहाँ एक चीज़ गड़बड़ हो गया, क्या चीज़, डिवाइड बाई 40 होना चाहिए, ये डिवाइड बाई 40। तो 44 दूना 28, यहाँ भी इंटू 40 हो जाएगा, 44 दूना 88 होता है, तो 88 और ये 3 0, 2 इसका और 1 इसका, डिवाइडेड बाई कितना, 40। ये इसे कैंसिल कर दिया, और इसको आप कैंसिल करोगे तो 22 आ जाएगा, यानी 2200 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ कि एक गाड़ी विरामावस्था से आरंभ होकर, यानी u कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ, आरंभ होकर 100 मीटर दूरी तय करने के पश्चात, यानी डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर दूरी तय करिए, कब, जब प्रारंभिक वेग 0 है तब, ठीक।
तो अगर मान लो इतने का अगर हम वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, 100 बराबर यू एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज़ कर रहे हैं, तो यू टी में यू ज़ीरो हो जाएगा, कितना बचेगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। ठीक तो ये हो जाएगा 200 बराबर ए टी स्क्वायर। चलो इसको इक्वेशन 1 बना लिया। दूसरे कंडीशन में क्या बोला जा रहा है, दूरी तय करने के पश्चात 72 किलोमीटर पर हावर की गति प्राप्त कर लेती है। यदि गाड़ी का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है तो इंजन कितना बल लगा रहा होगा। तो देखो इसी में हम क्या करते हैं कि अगर मान लो हमने ये यूज़ कर दिया, ये वाला इक्वेशन यूज़ किया, v बराबर u, इसका प्रारंभिक पे तो 0 था ही पहले, और ये ए टी यूज़ कर लिया। ठीक तो t का वैल्यू मैं निकाल करके यहाँ रख लेता हूँ, t बराबर v बाई ए हो जाएगा, मान लो इक्वेशन 2 है तो t का वैल्यू इसमें रख लेता हूँ इक्वेशन 1 में। कितना हो जाएगा, 200 बराबर a इंटू टी का वैल्यू रखोगे तो v स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, v स्क्वायर डिवाइड बाई ए। ठीक अब इसमें अगर मान लो मैं फोर्स का फार्मूला अप्लाई करूं, फोर्स का फार्मूला मतलब फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू एम इंटू ए होता है। ठीक तो A का वैल्यू अगर मैं यहाँ से रखूं तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर मान लो आप A निकालते हो तो A इज इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर डिवाइड बाई 200, और M का वैल्यू दिया हुआ 500 kg, तो M इंटू A का वैल्यू v स्क्वायर डिवाइड बाई 200। ठीक और वेलोसिटी आपको दिया हुआ 72 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मैं किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ तो मैंने उसको चेंज कर लिया, 72 को 5 डिवाइड बाई 18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मीटर पर सेकेंड में हो जाता है, तो फिर 20 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो आप इसको क्या कर लिए, 500 इंटू 20 इंटू 20 डिवाइड बाई 200, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1000 न्यूटन। ठीक ये फोर्स 1000 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है फोर्थ में कि एक गेंद जिसका द्रव्यमान 0.1 किलोग्राम है, एक दीवार से 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से लंबवत टकराकर 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से परावर्तित होती है, गेंद के संवेग में परिवर्तन का परिमाण क्या होगा। तो v1 मान के चलो, v1 कितना है 30 मीटर पर सेकंड, और v2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो अगर हम लोग बात करेंगे संवेग परिवर्तन की दर तो p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक तो p फाइनल माइनस m1 v1 m1 v2 माइनस या m v2, क्योंकि m तो दोनों में सेम है, फिर m v1। तो m अगर मानो 0.1 आप कॉमन ले लेते हो तो v2 माइनस v1 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 30 हो जाएगा। ठीक तो 20 माइनस 30 यानी -1 हो जाएगा, सॉरी 20 माइनस 30 -10 हो जाएगा। ठीक तो -10 और इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड लिख सकते हो, और ये माइनस एक्चुअली शो करेगा कि इसका जो संवेग है वो घटेगा, कम हो रहा है परिमाण। ठीक तो ये हो जाएगा, क्योंकि पहले स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड था, फिर 30 था, पहले 30 था, फिर 20 हो गया, तो इसलिए 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड ये आंसर जाएगा। पृथ्वी के अंदर कितना त्वरण पैदा होगा, तो हमने क्या किया, फार्मूला लगा दिया, F बराबर m इंटू ए। फोर्स लिख रहा है, दिख रहा है 19.6, मास दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻24, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो a कितना हो जाएगा, 19.6 डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻24, मतलब कितना हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻⁻24, ये आंसर हो जाएगा एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। ठीक नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात किया जा रहा है
कि दो वस्तुएं ए तथा बी पानी में डुबोई जाती हैं, ठीक, उनके आपेक्षिक घनत्व मान लो रो ए और रो बी दिया हुआ है। दोनों वस्तुओं का आयतन वी ए और बी बी दोनों सेम है, वो कितना दिया हुआ, 2 मीटर क्यूब दिया हुआ है। आयतन होता है, ठीक। तो अगर मान लो हमको रेशियो निकालना है रो बी डिवाइड बाई रो ए का निकालना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, एम ए अपान एम बी हो जाएगा और वी बी डिवाइड बाई वी ए हो जाएगा, ठीक। एम ए अपान एम बी कितना दिया हुआ है, 200 डिवाइड बाई 1 दिया हुआ है, सॉरी एम बी, यहाँ एम बी डिवाइड बाई एम ए होगा और यहाँ वी ए डिवाइड बाई वी बी हो जाएगा, क्योंकि मैं उल्टा ले रहा हूँ। तो यहाँ 100 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड बाई 200 हो जाएगा, और v और v भी दोनों सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 1/2। बस ये आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है, ठीक, मान लिया m कितना दिया हुआ, 1500 किलोग्राम, तो उसके वेग को 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक बढ़ाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। देखो कार्य बराबर कितना होता है, बल गुणे विस्थापन, ठीक, F डॉट एस हमने कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप फार्मूला लगाओगे तो m इंटू ए इंटू एस हो जाएगा, ठीक, और a का वैल्यू कितना होता है, v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t इंटू एस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, m इंटू डेल वी, अच्छा यहाँ पे जो v बाई v2 माइनस v1 बाई टी आ रहा है, इसको मैंने s बाई टी कर लिया, ऐसे s बाई टी, ठीक। तो ये s बाई टी भी एक वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, तो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो m इंटू डेल वी स्क्वायर हो जाएगा, m v स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी v को ही रिप्रेजेंट करेगा और ये डेल v है। तो इस केस में हमारा 1500 किलोग्राम ये हो गया, और v स्क्वायर यानी v का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है, डेल v एक तरह से यूज़ कर लेते हैं, तो 72 माइनस 36, और इसको हमको 1 किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर हमको निकालना है, mv स्क्वायर चाहिए, तो mv स्क्वायर चाहिए, तो फिर ऐसे केस में हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, 1500 है, सॉरी 1500 गुणे 100। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इसको लिख सकते हैं 15 और ये 4 0, या 150 इंटू 10⁻³ जूल, यानी ऑप्शन नंबर बी, ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की 250 यूनिटें व्यय हुई, तो यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। देखो 1 जूल बराबर हमारा कितना होता है, यानी 1 किलोवाट एक्चुअली बात किया जाए, वही 1 यूनिट के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के घात, तो ये इतना जूल हो जाएगा। तो अब इसमें कितना यूनिट है, 250 यूनिट है, तो 250 किलोवाट हो जाएगा। तो बस इससे मल्टीप्लाई कर दो, उतना जूल हो जाएगा। 250 गुणे 3.6 गुणे 10 की घात 6, तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3.6 इंटू 250, तो ये हो जाएगा। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 900 इंटू 10⁻6 हो जाएगा, या इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10⁸ जूल, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक पंप का मोटर 1 मिनट में 6 मीटर ऊंचाई तक 30 किलोग्राम पानी उठाता है, मोटर की शक्ति बताइए, ठीक। तो मोटर की शक्ति कितना होता है, P बराबर W/T, किया गया कार्य पर सेकेंड या पर टाइम जो भी है, ठीक है। तो वाट W हमारा क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, mgh डिवाइड बाई T। m का वैल्यू दिया हुआ है 30 किलोग्राम, g का वैल्यू 10 लेने बोल रहा है, हाइट 6 मीटर है, और टाइम दिया हुआ है 1 मिनट में यानी 60 सेकेंड। ये इससे कैंसिल कर दिया, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 वाट, आंसर 30, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि एक आदमी 2 दीवारों के बीच खड़ा है और एक गुब्बारा तोड़ता है। 2 दीवारों के बीच मान लो ऐसे कहीं खड़ा होगा,
ठीक, एक आदमी है और वह 2 लगातार प्रतिध्वनि दोबारा यहाँ से तोड़ता है, तो 1.5 सेकेंड के बाद मान लो यहाँ से जो उसकी ध्वनि आती है T1 सेकेंड में आ रही होगी, आने जाने का टाइम जो भी है, और यहाँ से जो ध्वनि सुनाई दे रही है वो 2.5 सेकेंड के बाद सुनाई दे रही है, ये मान लो T2 है। तो ध्वनि की चाल बोल रहा है कि 232 मीटर पर सेकेंड है, तो दीवारों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो देखो ये 2T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5, या T1 बराबर कैसे 2T1 आने और जाने दोनों में जो स्पीड लग रहा है, टाइम लग रहा है 0.5 लग रहा है। पहले यहाँ से बजा रहा है, यहाँ टकरा रहा है, फिर वापस आ रहा है, तो T1 का जो वैल्यू होगा 0.5/2 हो जाएगा। ऐसे ही T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब हमसे अगर मान डिस्टेंस D1, इसको D1 मान लेता हूँ, ये D1 डिस्टेंस है और ये D2 डिस्टेंस है, तो समय बराबर कितना होता है दूरी बटाने चाल होता है। तो हमको क्या निकालना है, दूरी निकालना है। तो मान लो इसको D1 मान लिया, तो उस केस में हमारा D1 कितना हो जाएगा, D1 बराबर T1 इंटू V, ठीक, और दूसरे वाले के लिए T2 इंटू V। तो T1 हमारा कितना आया 0.5/2 और इंटू V कितना है 332, ठीक, प्लस अगर कुल मैं दूरी एक साथ ही निकाल देता हूँ तो 332 गुणे 2.5/2, 232 इसमें से कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा 0.5/2 प्लस 2.5/2, यानी जोड़ोगे तो 3/2 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 166, 16 गुना 32, 166 इंटू 3 हो जाएगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 166 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6 3 18 8 16 3 48 और 1 49, 498 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कि कितने प्रतिरोध को पार्श्वक्रम में संयोजित करें कि 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से संयोजन में 5 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो मान लिया हमारे पास n प्रतिरोध होंगे 176 ओम के, तो 176 ओम के n प्रतिरोध को अगर आप जोड़ोगे तो मान लिया ये आपका आएगा n डिवाइड बाई 176, और ये हमारा एक्चुअली क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया 1 डिवाइड बाई r का वैल्यू हो गया, r इक्विवेलेंट एक तरह से बोला जाए। तो अगर मैं r की बात करूं तो v बराबर हमारा क्या होता है IR होता है, ठीक है। तो r का अगर वैल्यू निकालूं क्या आएगा v डिवाइडेड बाई i हो जाएगा। तो ये 1/r किसके इक्वल आ जाएगा I/V के इक्वल हो जाएगा। तो मैं इसी के इक्वल कर देता हूँ I/V। I क्या है 5 एम्पियर और V क्या है 220 वोल्ट। तो बस हमको n का वैल्यू तो निकालना है, n इज इक्वल टू 5 इंटू 176 डिवाइड बाई 220, ठीक। तो अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 110, और इसको कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 88 हो जाएगा, ठीक। 11 से आप कैंसिल करोगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, तो 8 × 5 = 40, यानी n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 40 बटा में 10 यानी 4, n का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो बोला जा रहा है कि कितने प्रतिरोध, तो 4, ठीक है। 176 ओम के 4 प्रतिरोध आपको जोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक आदमी 10 वाट बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे और एक विद्युत हीटर 300 वाट अनुमत का प्रतिदिन 4 घंटे चलाता है। तो मान लिया पावर अगर मैं निकालूं सभी का तो 100 वाट कितने घंटे चल रहा है 8 घंटे, और 300 वाट का 4 घंटे यूज़ हो रहा है। 300 वाट का कितना 4 घंटे, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा 800 और 1200 2000 हो गया, ठीक। और बोला जा रहा है कि प्रति यूनिट की दर से नवंबर में ऊर्जा का कुल खपत, नवंबर यानी मान लो हमने 30 दिन बना दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूना के 6 हो जाएगा और 4 0, ठीक। तो ये हमारा हो गया। अब हमसे बोला जा रहा है कि प्रति यूनिट दर कितना है 4 रुपये है। तो प्रति यूनिट जो दर है उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो वैल्यू गिवन है 60,000, ठीक है, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं किससे, प्रति यूनिट 4 है ना। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है 60,000 वाट दिया हुआ है। तो अगर आप 1 किलोवाट 1 वाट बराबर 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। तो अगर हम इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो हमारा किलोवाट में चेंज हो जाएगा, तो ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा।
तो कितना बन जाएगा, 60 हो गया। ठीक, 60 किलोवाट हो गया। अब 60 किलोवाट है तो इसमें हमको क्या करना है कि पर यूनिट 4 रुपये लग रहा है। तो पर यूनिट 4 रुपये लग रहा है तो ये 60 यूनिट एक्चुअली आ रहा है, क्योंकि 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। ठीक, तो 60 यूनिट लग रहा है तो 60 यूनिट यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 240 रुपये कुल हमारा खर्च हो जाएगा नवंबर महीने का, यानी बी ऑप्शन आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। विद्युत मोटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, ये सही है बिल्कुल। ठीक, दूसरा बोला जा रहा है कि विद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, यानी जनरेटर जो होता है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ बिल्कुल। किसी लंबी द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल। ठीक है, तो इसमें जो ये होता है, चलो अभी ये वाला पढ़ लेते हैं। लाल विद्युत रोधन वाला तार प्राय विद्युतमय तार होता है, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये सही है, क्योंकि विद्युत तार के अंदर में हमेशा जो पैरेलल लाइन हो जाएंगे, चुंबकीय क्षेत्र हमेशा समांतर रहेगा इसके अंदर में। बाहर में तो फिर क्या हो जाता है, ऐसे निकलने जाता है, इसके अंदर में पैरेलल ही होगा। तो हमारा ऑप्शन डी क्या है, गलत है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट में बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो लकड़ी है, गोबर गैस है, कोयला भी है, तो नाभिकीय ऊर्जा क्या होता है, ये जैव ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये इसको साइंटिस्ट लोग लैब में, मतलब जो भी इसका सेंटर होता है वहाँ पे इसको जनरेट किया जाता है। तो यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, बोला जा रहा है नेक्स्ट में कि एक बिंब उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा है, इसके प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी कितना होगा। तो उत्तल दर्पण रखा हुआ है, ठीक है, उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र का मतलब ये हुआ कि इसका सेंटर, जब भी ये कोई वस्तु सेंटर पे रखा रहता है तो उसका जो फोकस बनता है, मतलब उसका जो इमेज बनता है वो यहाँ का इसके फोकस पे बनता है। तो इसके दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो किसके इक्वल होता है, वो 2f के इक्वल हो जाएगा, 2f के बराबर हो जाता है। यानी अगर कोई वक्रता केंद्र ये होता है, वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु रखा हुआ है और इसके प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारा क्या होता है, फोकस होता है। तो प्रतिबिंब तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के हमारा जो दूरी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, बोला जा रहा है कि किसी व्यक्ति को अपनी दूर की दृष्टि को संशोधित करने के लिए -5.0 डायप्टर क्षमता के लेंस की आवश्यकता है। दूर के दृष्टि को संशोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, या F बराबर कितना हो जाएगा, 1/p। तो ये P का वैल्यू हमको दिया हुआ -5.0 रख दिया, तो कितना हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा माइनस में, तो 0.20 मीटर, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक कांच का अपवर्तनांक ग्लास Ng मान लो हमने दे दिया 3/2 दिया हुआ है, और जल का अपवर्तनांक यानी वाटर का दिया हुआ है 4/3। यदि प्रकाश का वेग कांच में Vg दिया हुआ है कितना, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो प्रकाश का वेग जल में क्या होगा। तो प्रकाश का वेग जल यानी वाटर में हमको निकालना है। तो देखो स्नेल्स लॉ यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक गुणे वेलोसिटी, ग्लास में Ngvg = Nw/Vw, ठीक है, Nw/Vw रख दो। तो 3/2 × 2 × 10⁸ = 4/3 × Vw। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हमारा जो वैल्यू होगा ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 4/3 था ना तो 9 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि Vw जो होगा 9/4 × 10⁸ हो जाएगा, मतलब 2.25 × 10⁸, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 2.25 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि कोलाइड में उपस्थित 2 परतें इनमें से किसका कारण होती हैं।
तो कोलाइड की स्थिरता का कारण होती है, ऐसा बोल सकते हैं। ये वाला डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी अणु की आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो स्थानांतरित ऊर्जा भी होती है, घूर्णी ऊर्जा भी होती है, कंपन ऊर्जा भी होती है, यानी सभी होता है। क्यों? क्योंकि अणु जो होते हैं सबसे मॉलिक्यूल का सबसे छोटा पार्ट होता है, तो उसमें स्थानांतरित ऊर्जा भी होती है, घूर्णी ऊर्जा भी होती है और कंपन ऊर्जा भी होती है। ठीक। लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ कि निम्न में से ठोस अवस्था के लिए क्या सही नहीं है? इनका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, इनके अणुओं के बीच के आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, सही है, इनका वाष्पीय दाब बहुत अधिक होता है, इनका घनत्व बहुत अधिक एवं दबाव कम होता है। तो ये सी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाष्प में तो हो ही नहीं, ठोस की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक।